इनकी दुकान जो है वो हनुमान जी के विरोध करने से चलती है और ये यूनिवर्सिटी के जमाने से विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि ये तो हनुमान बेनीवाल की जीत है। ये सारे काम सरकारों को अब करने पड़ेंगे। सरकार जाति धर्म इनसे लुभा नहीं सकती ज्यादा समय तक। आप देखिए, जाति वाली बात तो आप गलत कर रहे हैं। बार बार आप जाति का नाम ले रहे हैं कि हनुमान जी जातिवादी नेता, उन्होंने जाटों का ये किया वो किया। ये तो आपकी सरासर गलत बात है। आप जो है उसके पास भी राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है। दिल्ली में इन्होंने खुद ने निवेदन किया था कि राजस्थान में बेनीवाल के साथ आप, बेनीवाल जी जो है उनसे आप गठबंधन कीजिए। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज बील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। खबर गवाह बना हुआ है एक ऐसे मुद्दे पर जो फिलहाल ज्वलंत मुद्दा है और यूं कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक जो दायरा है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी उथल पुथल मच रही है। और इस मचलती हुई उथल पुथल 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बजरी माफिया के खिलाफ हनुमान बेनीवाल का जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, उस हल्ला बोल कार्यक्रम ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से खलबली सी मचा दी है। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का बढ़ता कद और हनुमान बेनीवाल के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे विशालकाय सेना के रूप में राजनीति के अंदर देखे जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ इस बात के मायने हैं और क्या कुछ आने वाले समय में ये सिनेरियो गुल खिलाएगा, इन सब बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बनी हुई है जो राजनीतिक मुद्दों का बारीकी से न केवल विश्लेषण करते हैं बल्कि यूं कहा जाए कि राजनीति के अंदर उनका विश्लेषण हमेशा सटीक तो बैठता ही है, साथ ही युवाओं में काफी पॉपुलर रहते हैं। तो स्वागत कीजिए विजेंद्र सिंह जी का। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम सवाल ये करना चाहेंगे, राजस्थान की राजनीति में जो बजरी माफिया का मुद्दा है वो एंट्री कर चुका है और इसके बाद जो उथल पुथल हो रही है, इस सिनेरियो को आप एक विश्लेषक के तौर पे जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, युवाओं में काफी चर्चित हैं। क्या कुछ मायने निकाल रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान की जो राजनीति है वो नई करवट ले रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आपने बात की है बजरी प्रकरण की, तो बजरी प्रकरण को कुछ लोग है वो जातिवादी रंग देना चाह रहे हैं इस पूरे मामले को, जबकि ये किसी जाति विशेष का मामला नहीं है। तो आप जाट राजपूत की बात कर लो या किसी और की बात कर लीजिए, ये तो समानित है। इसमें तो बजरी जो है, इसमें क्या है, किसी नस्ल विशेष का मसला नहीं है, ये सबके साझे हित का मामला जो है वो बेनीवाल जी उठा रहे हैं। और ये बात अगर देखिए आप इसको राजनीति से जोड़कर देखते हैं तो जाट जो है वो हमेशा राजस्थान की राजनीति में चौधरी की भूमिका में रहे 52 से लेकर के अब तक। ये जो मुद्दा बेनीवाल जी ने उठाया है, तो इसमें क्या है कि बेनीवाल जी का जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पर लगा है। हाँ, इसमें देखिए कुछ लोगों को जो तिलमिलाहट हो रही है वो इसको बजरी प्रकरण को एक बहाना बना रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में नई इबारत लिखने जा रहे हैं बेनीवाल जी। जी, आपने स्पष्ट कह दिया है कि नई इबारत लिखी जा रही है। क्या आपको आरोप जो लग रहे हैं उसमें बात आ रही है कि हनुमान बेनीवाल जो है वो एक जाति विशेष के नेता हैं, एक जाति विशेष के नेता के तौर पे उनको टारगेट किया जा रहा है और इस वजह से ही हनुमान बेनीवाल के आने की वजह से ही इस मुद्दे में जाट राजपूत एंगल दिखाई दे रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है जाति विशेष की, तो जाट राजपूत वाला या कोई जाट वाला इसमें कोई इश्यू नहीं है। भाई आप ये देखिए कि बेनीवाल जी पे जो लोग जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, आप इन चीजों को समझिए। तो ये तो हमेशा से विरोध कर रहे हैं। उनका जो पहला चुनाव था वो इसके गजेंद्र सिंह खींवसर के खिलाफ था। इसके बाद में वहां से लगातार एक राजपूत उम्मीदवार जो है वो कभी बसपा से आता, कभी निर्दलीय आता, वो चुनाव लड़ता रहा। नहीं, आप बता रहे हैं कि राजपूत वो जो है इसमें लगातार इनके खिलाफ रहे हैं।
गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव जिताने के पीछे हनुमान बेनीवाल खुद कह चुके हैं, कई बार दूसरे इनके जो समर्थक हैं वो भी ये बात कहते आ रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को हनुमान बेनीवाल ने जिताया, जबकि राजपूत समाज की ओर से कई लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को गजेंद्र सिंह ने जिताया। क्या कुछ इसमें ये खिचड़ी सी दिख रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो 2019 का चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उससे पहले अर्जुन राम मेघवाल, ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी जो वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, ये लोग सीधे वहां से ऊपर दिल्ली आदेश पहुंचाए। इन्होंने दिल्ली में इन्होंने खुद ने निवेदन किया था कि राजस्थान में बेनीवाल के साथ आप, बेनीवाल जी जो है उनसे आप गठबंधन कीजिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हनुमान जी हैं वो आज जाटों के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। न केवल राजस्थान, दूसरे स्टेट में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी। लेकिन जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उसके कहने पे राजपूतों ने वोट दिए हनुमान जी को, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, 2019 का लोकसभा चुनाव था, करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये इनके लोकेंद्र सिंह कालवी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लगातार विरोध कर रहे थे हनुमान जी का। उन्होंने तो ये कहा था कि 25 में से 24 जो सीटें हैं उन पे राजपूत वोट डालेगा बीजेपी को, और एक सीट जो है नागौर में, उस समय उनका चुनाव चिन्ह जो था वो टायर था, कि टायर को नागौर में जला करके और यही खत्म कर देंगे, दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये महिपाल सिंह मकराना और इनका वो सुखिया सुखदेव सिंह, ये सारे तो विरोध में थे, गांव गांव में प्रचार करते घूम रहे थे हनुमान जी के खिलाफ। इन्होंने कब वोट दे दिए? हनुमान जी को राजपूतों ने जो वोट दिए वहां पे, इसके बावजूद भी दिए राजपूतों ने वोट, वो हनुमान जी पर उनका विश्वास था इसलिए दिए। खींवसर में आप ये देखो, राजेंद्र सिंह हुड्डा चला गया था, ये आपके प्रताप सिंह खचरियावास चला गया था, ये सारे राजपूत नेता गली गली में घूम रहे थे उसके विधानसभा उपचुनाव में जो उन्होंने नानजी लड़ा था उसमें। इन लोगों ने, उसके बावजूद राजपूतों ने उनको वोट दिए। क्यों दिए वोट? क्योंकि हनुमान जी पे उनका विश्वास था। वो आप किसी का कर लो, 40% जो राजपूत है, 50% राजपूत है, वो हमेशा से हनुमान जी के साथ है। उनके पिताजी के साथ भी थे, उनके साथ भी है, क्योंकि उनके ये काम आते हैं। इनके कहने से ये नहीं होता है कि ये राजपूत विरोधी हैं। ये आप मुझे एक बात बताइए, कोई गैंगस्टर का उन्होंने विरोध कर दिया तो राजपूत विरोधी थोड़ी हो गए। और ये जो बजरी है उसका अवैध खनन चल रहा है, सारा चल रहा है, एक मतलब एक आदमी को बजरी का पूरा ठेका सौंप दिया, वो मनमाने तरीके से लूट रहा है। आप खुद देखिए बजरी के क्या भाव थे, क्या हो गए। तो एक उसका विरोध करने से वो राजपूत विरोधी थोड़ी हो गया, हनुमान जी राजपूत विरोध थोड़ी हो गए। तो ये सारी इनकी बातें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग आज से नहीं कर रहे, इनकी दुकान जो है वो हनुमान जी के विरोध करने से चलती है, और ये यूनिवर्सिटी के जमाने से विरोध कर रहे हैं। आप खुद देखो, करनी सेना ने तो एक बार हमला कर दिया था जोटवाड़ा में, हनुमान जी पे हमला कर दिया था। तो ये तो इनका चरित्र रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी का इनके विरोध से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मार्च 2016 में जब ये इनका पीरदान सिंह राठौड़ प्रकरण हुआ था, आर के पाटनी जो मार्बल व्यवसायी हैं उनके साथ पीरदान सिंह का जो मकान वगैरह कब्जा लिया था, जो भी है मार्बल माफिया ने, तो उस टाइम उनके पक्ष में विधानसभा में बोलने वाला कोई नहीं था। उस समय मार्च 2016 जो था उसमें बेनीवाल जी ने, विधायक थे खींवसर से, उन्होंने आवाज उठाई। इसके बाद आप देखिए दिसंबर 2016 में बेनीवाल जी ने प्रदेश में पहली हुंकार रैली की अपनी। उस हुंकार रैली में इन्होंने SC ST OBC को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो स्वर्ण जातियां, उनके गरीब तबके को आरक्षण देने की जो बात उठाई, वो सबसे पहले बेनीवाल जी ने उठाई। मैं आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मामले हैं, जिनमें आप खुद देखेंगे कि वो दूसरी जातियों के लिए भी धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है। जायल में एक पृथ्वी सिंह नाम के राजपूत थे, और उनको पृथ्वी सिंह जी को इतना परेशान किया, उनका सोशल मीडिया पे खुद का खूब बार चलता रहता है, आत्महत्या करने तक की सोच ली उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बार बार बताया कि हनुमान जी ने उस समय उनकी इतनी मदद की थी। जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिस अधिकारियों को उन्होंने धमकाया। मतलब इसके बाद में आप बीकानेर में चले जाइए, बीकानेर में भी राजपूत थे हेमंत सिंह जी, जिनके लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। फौजी लड़का था, उसने आत्महत्या कर ली थी, और उस प्रकरण में भी मतलब हनुमान जी ने उनकी बहुत मदद की है। या आपके सीकर का ही सोशल मीडिया पर कई बार वो आते हैं, राम सिंह जी, अखबार वगैरह में भी आया था, राम सिंह जी राजपूत हैं, उनकी उन्होंने मदद की थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। अब ये लोग तो क्या है कि जैसे मान लो सामंतवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिनमें अपने खुद के आदमी को श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति पाई जा रही है, जैसे आनंदपाल है। अब हनुमान जी ने गैंगस्टर का विरोध किया,
गैंगस्टर का विरोध किया, आनंदपाल था, इसके अलावा वो एक जगन गुज्जर था, उसका भी विरोध किया था। उस टाइम कुछ गुज्जर समाज के लोगों ने भी हनुमान जी का इसलिए विरोध किया कि जो अपराधी था, डकैत था, गुज्जर, वो गुज्जर समुदाय से था। हनुमान जी का राजपूतों ने देखिए विरोध करना कब से स्टार्ट किया। आनंदपाल जो था वो प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुका था। आनंदपाल जो था उसने पुलिस के भी 1-2 कर्मचारियों को, कांस्टेबल वगैरह को मारा था। आम आदमी उससे परेशान था, जमीनें कब्जाना, इस तरह का काम था। अब आनंदपाल जो है उसका हनुमान जी ने विरोध किया। भैया हनुमान जी ने कोई जाति देख के तो विरोध किया नहीं, गैंगस्टर का विरोध किया। अब ये जो आनंदपाल था, युवा राजपूत जो था, उनका आइकन बना हुआ था, तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो राजपूतों का विरोधी है। तो अब जो ताजा प्रकरण है बजरी माफिया का, पूरे प्रदेश की जो ठेका दे रखा है वो एक मेघराज सिंह को दे रखा है, तो वो अपने सबजातीय के पक्ष में खड़े हैं। आप यहाँ क्यों देखते हो, ब्रजभूषण शरण सिंह था, उस पर रेप के आरोप लग चुके हैं, उसने खुद ने स्वीकार किया कि भाई मैंने एक हत्या भी करी है, ये तो उसके पक्ष में भी खड़े थे। ये तो हनुमान जी की क्या बात करते हो, ये तो हर जगह इनका यही मसला चल रहा है। यानी कि आपके हिसाब से इनका जो खड़ा होना है वो नाजायज है, ये गलत तरीके से गलत मुद्दे को साथ में लेकर चल रहे हैं। फिलहाल एक सवाल यहाँ ये है, आपने जैसे जैसे उदाहरण बताए, उन उदाहरणों में कहीं पर भी हनुमान बेनीवाल जो है वो जाट जाति के किसी गैंगस्टर के साथ नहीं आए या गैंगस्टर के खिलाफ गए, ऐसा उदाहरण नहीं दिया। ऐसा क्यों? देखिए जाति वाली बात तो आप गलत कर रहे हैं, बार बार आप जाति का नाम ले रहे हैं कि हनुमान जी जातिवादी नेता, उन्होंने जाटों का ये किया वो किया, ये तो आपकी सरासर गलत बात है। आपको मैं याद दिला दूं, प्रधानी के चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव जो हुए थे, उनमें ओसिया विधानसभा क्षेत्र है। अब वहां से प्रधान लगभग जाट बनता रहा है, और इस बार भी कांग्रेस से जाट उम्मीदवार था प्रधान का, और बीजेपी से शंभू सिंह खेतासर है, राजपूत उनकी धर्मपत्नी थी। अब वहां पे कौन प्रधान बने, कांग्रेस बीजेपी के जो सदस्य थे वो बराबर थे, और हनुमान जी के पास एक मेंबर था, अब वो जिसका समर्थन कर डालते वही प्रधान बन जाता। हनुमान जी ने वहां पे जातिगत जो चीज न देख करके, उनका उस समय बीजेपी से गठबंधन था, और उन्होंने क्या किया कि शंभू सिंह खेतासर के पक्ष में उनके आदमी ने वोट डाला, और शंभू सिंह खेतासर जो आज तक कोई चुनाव नहीं जीते, उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं जीता है, पहली बार उनकी धर्मपत्नी प्रधान बनी है। तो ये आप बताइए जातिवादी कैसे हो गए? वो चाहते तो जाट को ही वहां पे प्रधान बना सकते थे। इसके अलावा देखिए नागौर में भंवर सिंह पलाड़ा थी, उनके परिवार से लीना कंवर थी, वो मेट्रो आता सरपंच वाला जो मसला था उसमें लाडनू वगैरह के जो विधायक थे वहां से सरपंच के खिलाफ याचिका लगाई थी, उसको हटाने का वो था। उसमें हनुमान जी जो याचिका दायर करने वाले थे वो सारे जाट थे, लेकिन हनुमान जी ने वहां पे पलाड़ा का पक्ष लिया। तो हनुमान जी तो हमेशा जायज जो चीज है उसके साथ खड़े होते हैं, उनका ये मतलब नहीं है ये जाति है वो जाति है, जहां भी जायज बात होगी वहां हनुमान जी आपको खड़े मिलेंगे। जैसे यहाँ पे राजू ठेठ प्रकरण हुआ था, राजू ठेठ प्रकरण में हनुमान जी आए, लेकिन वो ठेठ को लेकर के उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया। वो नागौर का जो ताराचंद कड़वासरा था जिसकी बच्ची थी, और ताराचंद जी कड़वासरा जो उसे हादसे में मारे गए थे, वो उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे। गैंगस्टर के पक्ष में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, और जैसे ही ताराचंद कड़वासरा को लेकर जो भी बातें थी प्रशासन ने मांगी, वो इसके बाद तुरंत बाद वहां से चले गए। बाकी और भी कई जगह गैंगस्टर मरते हैं, हनुमान जी कहीं नहीं जाते। एक बात और मैं कहूंगा कि आज जो लोग हनुमान जी को जातिवादी बता रहे हैं, आप ये देखिए आनंदपाल मरा था, पुलिस या मुठभेड़ में आनंदपाल मारा गया था, वहां पे 12-14 दिन तक ये लोग उसकी लाश लिए पड़े रहे, मतलब पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था, और राजस्थान का सबसे दुर्दांत अपराधी था वो, उसको ये 12-14 दिन तक लेकर जो लोग पड़े रहे, वही आज हनुमान जी पे जातिवादी होने का आरोप लगा रहे। अरे यार तुम तो लाखों की भीड़ में वहां पड़े रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई कि अपन किसके लिए पड़े? वो कोई समाज सेवी था क्या? तो ये लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं हनुमान जी पे, तो जातिवाद जैसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, दूसरा आप देखिए नागौर की मैं बात करूं तो नागौर में नायक समाज का जो लड़का था, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मीडिया में, 4-5 साल पहले पेचकस प्रकरण हुआ था, वहां उस नायक समाज के लोगों के साथ भी हनुमान जी आए। आप बंजारा समाज को देख लीजिए, नागौर में बंजारा समाज के मकान तोड़ दिए थे प्रशासन ने, उसके लिए हनुमान जी आए।
फिर आप जालौर में देखिए, एक दलित जो बच्चा था उसको सामंती ताकतों ने और पानी पीने से, मटकी से पानी पी लिया था उसने, और उस बच्चे की हत्या कर दी थी। वहां भी हनुमान जी गए थे। तो हनुमान जी तो हर जगह जाते हैं। अभी आप रात को 3 बजे तक हनुमान जी ने 12 बजे धरना प्रदर्शन दिया बीकानेर में, और 3 बजे प्रशासन ने उनकी मांगे मानी है। एक दलित बच्ची के साथ रेप हो गया था। क्या हनुमान बेनीवाल आने वाले समय के अंदर जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं? इन मुद्दों को आप क्या समझते हैं? आपके अखबार में काफी जो यूं कहा जाए कि अखबार में भी काफी लेख वगैरह आते रहते हैं, सोशल मीडिया हो या तमाम प्रकार की जो मीडिया है, वहां पर युवा लोगों द्वारा आपको काफी सराहा जाता है। क्या सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहें? देखिए, हनुमान जी जो हैं वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। बजरी वाला हो, टोल वाला हो, किसानों की कर्ज माफी वाला हो, वो सारे मुद्दे जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। हनुमान जी तो छात्र जीवन से ही, यूनिवर्सिटी में जब से पढ़ते थे तब से ही, जैसे गांव के बच्चे हैं, गांव देहात से आने वाले बच्चे, उनको 5% आरक्षण दिया जाए या जैसे उनकी फीस में कमी की जाए, तो राजनीति में जब से उन्होंने कदम रखा तब से ही वो जनहित के मुद्दे ही उठाते रहे हैं। उन्होंने, जैसे कई लोग राजनीति में आते हैं, आप अपने आसपास के कई एमएलए वगैरह को देख लीजिए, मैं नाम क्या बताऊं, नवलगढ़ में चले जाओ, चौमू में चले जाओ, इन लोगों ने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की थी, यहाँ के विधायकों ने, वो कोई जनहित के मुद्दे को उठा के नहीं की। इन्होंने क्या किया, युवा वर्ग को बैट बॉल बांट दिया। उस टाइम क्रिकेट का थोड़ा सा चलन हुआ था गांव देहात में। हनुमान जी इस तरह से नहीं, हनुमान जी जो हैं वो हमेशा से जनहित के मुद्दों को लेके और राजनीति में आगे बढ़े। वो आप शुरू से देख लीजिए उनका, तो आज की बात नहीं है। वो जब विधायक बने थे या नहीं बने थे, तब से उनके एजेंडे में किसान की कर्ज माफी वाला मैटर था, ये आपका किसानों को फ्री बिजली वाला मैटर था, ये टोल फ्री वाला मैटर। तो वो तो उनकी राजनीति जनहित के मुद्दों को लेकर रही है। कोई धर्म वगैरह जाति की बात उन्होंने की नहीं है कभी। ये जो अपने कांग्रेस बीजेपी जो है, दोनों राष्ट्रीय दल है, ये जनहित के मुद्दों पे कभी चुनाव लड़ते ही नहीं है। बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है, धर्म की राजनीति, और कांग्रेस है ये एक समीकरण बना के चलती है कुछ जातियों का, ये चीजें हैं। अब राजस्थान में पहली बार हनुमान जी ने जनहित के मुद्दों की बात की है। हनुमान जी है, उनकी जो पार्टी आरएलपी है, वो जनहित के मुद्दों को केंद्र में लेके चली है। और निश्चित रूप से ये जनहित के मुद्दे जो हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने लगे हैं कि कोई तो ऐसा आदमी है जो अपनी बात कर रहा है, जो जाति धर्म से ऊपर अपने, भाई बजरी का प्रकरण ले लो, टोल टैक्स का ले लो, आप ये किसानों की कर्ज माफी का ले लो, बिजली सस्ती का ले लो, वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। तो अब लोगों को ये चीजें समझ में आने लगी है कि फ्री बिजली चाहिए, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य। तो ये जो है वो कांग्रेस बीजेपी है, वो भी, इनको भी अब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बरगला नहीं सकते, अपने एजेंडे में भी ये चीजें लेनी पड़ेंगी। और दूसरे दल ये बात करने लगे। आज आप अखबार देखिए, बजरी है वो सस्ती करने की बात चली है। सरकार आज बाड़मेर का जो संस्करण है उसमें बजरी सस्ते करने को लेके खनन विभाग का वो आया, उसमें आप देखो। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि ये तो हनुमान बेनीवाल की जीत है। भाई जनहित के मुद्दे उन्होंने जो उठाए हैं हनुमान जी ने, और जनता इस ओर आकर्षित हो रही है। तो ये हनुमान जी की बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता है और भविष्य में उनको निस्संदेह इस चीज का लाभ मिलेगा। और आप पिछली बार देख लीजिए, हनुमान जी जो है उनकी पार्टी से 3 विधायक, और वो खुद सांसद बने हैं, बहुत से काफी जगह उनके प्रधान बने हैं, जिला परिषद सदस्य बने हैं, और 1-2 जगह तो उनके नगर परिषद का चेयरमैन वगैरह भी बना है उनका। तो और बहुत जगह मार्जिनल अंतर से वो पिछली बार हारे हैं, तो सारी सीटें वो इस बार जीतेंगे हनुमान जी। तो ये मतलब बड़ी सफलता है उनकी। जी, आप तो इस तरह से बात कह रहे हैं जैसे राजस्थान की सरकार जो है वो हनुमान बेनीवाल से पूछकर काम कर रही है। राजस्थान की में जो कुछ भी निर्णय हो रहे हैं उनमें हनुमान बेनीवाल का जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। आपको नहीं लगता आप ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोल गए?
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो बजरी वाला आपने खुद ने देख लिया, उन्होंने अभी 3-4 जगह रैलियां की हैं, बजरी सस्ती करने की खनन विभाग की तरफ से आ गई है। और आप कुछ मानो, हनुमान जी शुरू से एक बात शुरू से उठाते आ रहे हैं कि भाई राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, तो इसमें जो जिले हैं वो बढ़ने चाहिए थे। और उन्होंने तो चलो वो एक भाषण में मजाकिया तौर पे बोल दिया कि राजस्थान में कम से कम 50 जिले बनने चाहिए, और वो 50 जिलों की भी बात भी आपके सामने आ रही है। तो देखो, हनुमान जी जनहित के मुद्दों की बात उठाते हैं, और निसंदेह है ये सारे काम सरकारों को अब करने पड़ेंगे। सरकार जाति धर्म इनसे लुभा नहीं सकती ज्यादा समय तक। आप ये जो समीकरण बनते थे इनके, कांग्रेस के अलग बनते थे, बीजेपी के, ये नहीं बनेंगे। जनहित के मुद्दों पे हनुमान जी बात कर रहे हैं। वे उन तबकों को, आप एक चीज बताइए, राजस्थान में बावरी कितने हैं राजस्थान में? मतलब बावरी जैसी जाति को उन्होंने विधायक बना करके भेजा है वहां से। आपके सुजानगढ़ से सीताराम जी नायक हैं। सीताराम जी नायक ने पिछले चुनाव में लगभग 30-35 हजार वोट वहां से सुजानगढ़ से लिए। तो हनुमान जी तो उन जाति तबकों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई सरपंच तक नहीं बनता, उनको विधानसभा में भेजने की पैरवी कर रहे हैं। बताओ इंदिरा बावरी का क्या था? उनका वहां से नागौर से वो प्रधान बना है, वो नरेगा में काम करने वाले लोग, मतलब एकदम वंचित तबके के लिए बेनीवाल जी काम कर रहे हैं। भाई आप ये बात कह रहे हो कि हनुमान जी के अनुसार सरकार चल रही है, तो आप ये देखिए कि जो बजरी का प्रकरण हो या दलित बच्ची का जो रेप के बाद हत्या की गई वो प्रकरण हो, रात को हनुमान जी धरना देते हो, रात को 3 बजे पूरा प्रशासन आकर के हनुमान जी से हर बात पे सहमति होती है, उनकी जो भी मांग थी सब पे सहमति होती है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सरकार जो है वो डर रही है? ये तो मानना पड़ेगा कि जो प्रशासन है वो उनसे डर रहा है। और हनुमान जी ने सीधा संदेश दे दिया है कि सरकार जो है उसको जनता से डरना पड़ेगा, जनता जो है उससे सरकार को डरना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल ने पिछले ही दिनों एक अपने भाषण के अंदर कहा था कि आपको किस तरह का प्रशासन चाहिए। कलेक्टर आपको कहे कि आओ तो ठंडा लेंगे या चाय लेंगे। हाँ, कई बार बोलते हैं वो ये बात, बिल्कुल तो बोलते हैं। इसके जो चुनाव है उनमें क्या स्थिति रह सकती है एग्जैक्टली? क्या 200 सीटों पर, जैसा कि हनुमान बेनीवाल ऐलान कर चुके हैं चुनाव लड़ने का, वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए या कुछ एक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? किस तरह का हनुमान बेनीवाल जो है वो फैसला ले सकते हैं? 200 सीटों पे सभी पे खड़े कर दिए, फिर वो कुछ सीटों पे फोकस कर लें, क्या कुछ आने वाले समय में हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं वो किस तरह से हनुमान बेनीवाल को आंकने में सफल रहेंगी, असफल रहेंगी? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये। तो हनुमान जी को निर्णय लेना है कि वो किसके साथ गठबंधन करते हैं या सभी 200 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारते हैं, ये तो उनका फैसला होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जैसे पिछली बार भी बीजेपी ने उनसे एक सीट पे गठबंधन किया था, कांग्रेस बीजेपी दोनों लालायित हैं, उनसे गठजोड़ करने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों लालायित हैं। लेकिन हनुमान जी साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये धन्ना सेठों की पार्टियां हैं। तो मैं इन पार्टियों से इतर, जैसे कम्युनिस्ट हैं, बीटीपी हैं और दूसरे दल हैं जो राजस्थान में आरएलडी है, तो उनके साथ वो गठबंधन के इच्छुक है। बाकी देखिए, आप पार्टी का भी इसमें, हाँ, आप पार्टी का आपने देखा होगा, अरविंद के उनके बच्चे का वो प्रोग्राम था, उसमें अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, दो स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे वो पहुंचे थे। तो आप जो है उसके पास भी राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है। आप जो है वो किसके, आप प्रयास कर रही थी भाई सचिन पायलट उनके खेमे में चले जाए और चले जाए, वो हनुमान जी के साथ गठजोड़ करके आप अपनी ताकत बढ़ाना चाह रही है। तो सारी चीजों को हनुमान जी भी देख रहे हैं किस तरह का क्या वो निर्णय लेंगे। फिलहाल देखिए, युवा वर्ग जो है या सब लोगों में हनुमान जी जो है वो लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप से 2023 में उनकी पार्टी बहुत अच्छा करेगी राजस्थान में। जी, तो ये थे युवा विश्लेषक विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आपने समय दिया इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। हम फिलहाल आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जो मुद्दे थे, चाहे वो बजरी माफिया का मुद्दा हो या फिर हनुमान बेनीवाल की राजनीति को जातिगत तौर पे पहचान देने की बात हो या फिर दूसरी कारगुजारी, स्थिति अलग तरीके से देखी जा रही है और ये अलग परिदृश्य राजनीति को राजस्थान में एक अलग करवट लेने के लिए मजबूर कर रहा है। फिलहाल खबर गवाह पर इतना ही, दीजिए इजाजत।
मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जोहार।